Hello students. So this is chapter 11 of class 8th English supplementary reader, Ancient Education System of India. अभी मैं ये देख रही थी बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को बहुत सारा इसको लर्न करने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए इसको मैंने इसका छोटा एक समरी बनाई है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आसानी से आप सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके कर पाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग नॉलेज एंड ऑफ डेवलपिंग द पावर्स ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। तो बच्चों इसमें आप दो चीज़ें याद कर लो कि एजुकेशन क्या है। एक प्रोसेस है जिससे हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं या एक्वायर करते हैं, या देते हैं या लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़? नॉलेज। तो पहला पार्ट है नॉलेज, याद कर लीजिए। और दूसरा कि जो हमारे अंदर डेवलप करता है पावर, किस चीज़ की पावर? रीजनिंग और जजमेंट की। हम रीजनिंग करना और जजमेंट करना सीखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन ये है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें ओरिजिन जो है लैटिन वर्ड एजुकेयर। क्या है इसका लैटिन वर्ड? एजुकेयर। तो आप देख रहे हैं कि एजुकेयर जो है वो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा से ही है, और इंग्लिश में इसको एजुकेट कहते हैं। दोनों का मिलकर बना है एजुकेशन, और जो मिड 16th सेंचुरी के बीच में ये आया है वर्ड। तो बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया बहुत फैसिनेटिंग रहा है। फैसिनेटिंग माने अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सबको लुभावने वाला रहा है, और इसको इट कैन बी ट्रैक टू द एंशिएंट एरा। और इसको बहुत पुराना हम देखें तो 3rd BC से इंडिया में एजुकेशन शुरू हुआ, 3rd BC से। ठीक, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 3rd BC से एजुकेशन इंडिया में शुरू हुआ। बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, इनके नाम हम याद कर लेंगे आगे जाके कि कौन कौन से ट्रैवलर्स थे। ठीक है, और अलग अलग क्लाइमेट से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रीजन से आए ये, और इंडिया इनके लिए एक लैंड ऑफ वंडर था। इंडिया की जो फेम है बच्चों, इन पॉइंट को आप याद कर लीजिए कि इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन, फिलोसफीज, आर्ट, आर्किटेक्चर एज वेल एज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। इंडिया की किस चीज में फेम थी, इसको आप याद नोट कर लीजिए अपने पास। इंडियन कल्चर फेम था, फेम माने प्रसिद्धि, कल्चर, वेल्थ, रिलीजन, फिलोसफीज, वेल्थ धन, रिलीजन धर्म, फिलोसफी दर्शन यानी कि थिंकिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग, जो हमारी आइडियाज आइडियोलॉजीज क्या क्या रही, आर्ट कला, आर्किटेक्चर स्थापत्य कला, वास्तु कला जिसको हम बोलते हैं, और इसके अलावा एजुकेशनल। तो एजुकेशन सिस्टम ये हमारे एज अ सोर्स फॉर नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड, ये हमारे हमेशा सोर्स रहे हैं जिसने हमको आगे गाइड किया है। तो बच्चों इसमें हमको ये याद वाला पॉइंट याद होना चाहिए, 3rd BC वाला, और दूसरा कि इंडिया क्यों फेमस था। तो ये दो बातें इस पॉइंट में हम याद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये आपका एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का सेलियंट फीचर्स क्या थे बच्चों। इसमें से अगर आप 4 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आता है तो आप उसको जवाब देने में बहुत आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व्ड ओवर पीरियड एंड फोकस्ड ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी हॉलिस्टिक मतलब जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है, सोशल, मेंटल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, सब कुछ है ना। तो ये इनर और आउटर दोनों पे काम करता है। तो ये बच्चों हॉलिस्टिक वर्ड को आप याद कर लीजिए, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये वर्ड को यूज किया गया है हॉलिस्टिक। तो ये वर्ड अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि सिस्टम का फोकस क्या था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरा फोकस्ड ऑन मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, है ना, ये इसके ऊपर जोर था। फिर इट एम्फसाइज्ड वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फलेस। हम हमेशा क्लास में जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसकी वैल्यूज बताते हैं आपको कि क्या मॉरल वैल्यू, क्या इसके नैतिकता, इसके पीछे क्या है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ह्यूमिलिटी है, ट्रूथफुलनेस है ना, ये सब चीजें इसमें आप बताएंगे। तो ये सारे डिसिप्लिन को हम वहां पे लर्न कर रहे हैं। तो अपने आप में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से बच्चों समझ लीजिए। फिर इट फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास उपनिषद, है ना। तो वेदास उपनिषद के जितने भी जो उसमें लिखा गया है उसको फॉलो करने वाली शिक्षा रही है, और सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को करती है। ठीक है, तो
प्रोसेस ऑफ लर्निंग ब्लेंडेड विद नेचर, प्रकृति के संग फिर से जुड़ना दोबारा से। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो बच्चों इसमें 6 पॉइंट हैं, 6 में से अगर आप 3 से 4 पॉइंट भी अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सेलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम पे आएगा तो आप लिख पाएंगे इस आंसर को। ठीक है बच्चों, तो होलिस्टिक का ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अपने आप में होता है जो विथ और ट्रीटिंग द होल ऑफ समथिंग और समवन, नॉट जस्ट पार्ट। यानी कि अगर आप इसको देखें तो होलिस्टिक का मतलब है कि पूरा, जो पूरे आपके होलिस्टिक यानी होलिस्टिक, इसको ऐसे हम बोलेंगे, यानी कि जो हमारे माइंड बॉडी पूरे को कवर करता है, तो होलिस्टिक ये है। ठीक है बच्चों, तो ये आप सेलिएंट फीचर्स को याद कर लीजिए, 4 सेलिएंट फीचर्स कोई भी याद कर लेंगे 6 में से तो आपका काम हो जाएगा। और बहुत ईजी है ये वैल्यूज लर्न करना, मॉरल फिजिकल स्पिरिचुअल लर्न करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, नेचर के संग, उपनिषद वेदास के टेनेट्स को उसको फॉलो करना है ना, फिजिकल और जो आपकी लर्निंग है दोनों के डेवलपमेंट पे फोकस करना। अब आता है हमारा सोर्सेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सोर्सेज ऑफ एजुकेशन क्या रहे, कहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करते रहे। तो वेदास हमारे जो हैं ब्रह्मणास, उपनिषद, धर्म सूत्र, इनको बच्चों अगर आप हिंदी में लिख के याद कर लेंगे तो आपको स्पेलिंग याद करने में भी आसानी रहेगी। जैसे आपको सिलेबस में कर लीजिए, वेदास, ब्रह्मणास है ना, ब्रह्मणास, पीछे उपनिषद, धर्म सूत्र है ना, राइटिंग ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि, ये बड़े बड़े हमारे यहाँ के महान लोग रहे हैं, इनके नाम आपको याद ही हैं। तो इनकी राइटिंग से हमको मिला है पाणिनि, अष्टाध्यायी, आर्यभट्ट, पतंजलि, मेडिकल ट्रीटीज जैसे कि चरक और सुश्रुता। सुश्रुता और चरक आज भी हम लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी मेडिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इतिहास, अनविक्षिकी, अनविक्षिकी माने लॉजिक, अनविक्षिकी आप जानते हैं कि जो रिसर्च और उसमें आता है, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र है ना, वर्त, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, ये एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सब, तो और धनुर्विद्या, आर्चरी, क्योंकि उस समय युद्ध का जमाना था तो धनुर्विद्या जरूर होती थी। तो बच्चों अगर आपको सारे पॉइंट ना याद रहे, 2-4 पॉइंट भी इसमें से अगर आप लिख देते हैं सही से स्पेलिंग में तो आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। फिजिकल एजुकेशन जैसे क्रीड़ा, गेम्स, रिक्रिएशन, व्यायाम है ना, व्यायाम तो जैसे होता ही आजकल, व्यायाम प्रकार, अलग अलग व्यायाम प्रकार, धनुर्विद्या फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स और योगासन। तो ये चीजें अभी भी हमारे स्कूलों में हो रही हैं, व्यायाम होता है, धनुर्विद्या जरूर सब स्कूलों में नहीं है, कहीं कहीं है ही आर्चरी, और योग साधना है ही। फिर शिक्षार्थ, लर्निंग डिबेट्स ऑर्गेनाइज होती है। शिक्षार्थ एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता था जिसमें लर्निंग आपस में बहस करते थे, क्योंकि पहले जमाने में ओरल ही था सब कुछ, रिटन वर्क नहीं था। तो शास्त्रार्थ बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्रार्थ हुआ करते थे। और एडवांस पीपल्स गाइडिंग, और बड़े जो एल्डरली टीचर्स स्टूडेंट्स होते थे वो छोटे को गाइड करते थे, पीयर लर्निंग। तो बच्चे ये सोर्सेज हैं वेदास एजुकेशन के, इसमें से आप 2-4 भी अगर आप याद रह गए तो आपके काम हो जाएगा। फिर हम आते हैं डिसिप्लिन, कौन कौन से वेदास में डिसिप्लिन होते थे, क्या क्या हम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जैसे मैट्रिक्स, ग्रामर, एटोमोलॉजी है ना, एस्ट्रोनॉमी, रिचुअल, फोनेटिक्स, ये इन सूत्र फॉर्म, ये सूत्र फॉर्म में है ये, इनके आप नाम याद कर लीजिए। जैसे व्याकरण, आप हिंदी में व्याकरण ही पढ़ते हैं, चंदास मैट्रिक्स पढ़ते हैं, चंदा है ना, चंदा उसको भी कहते हैं ना, प्रोटेक्टर को चंदा। और शिक्षा, फोनेटिक्स जो आप लैंग्वेज की भाषा, एटोमोलॉजी कहाँ से निकले वर्ड्स, कहाँ से उनका उत्पत्ति हुई, रिचुअल्स, कल्प एंड एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष भी हमारे यहाँ बहुत है। तो ये शास्त्रार्थ लर्निंग डिसिप्लिन, और काव्यास इमेजिनेटिव, तो बहुत डिस्टिंग है। शास्त्रार्थ माने लर्निंग साइंटिफिक होते थे, और काव्य जैसे आज हम पढ़ते हैं ना गद्य काव्य, तो क्रिएटिव इमेजिनेटिव लिटरेचर। तो बच्चों इसमें से आप 2-4 डिसिप्लिन के नाम भी याद रह गए तो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। अब जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा एक वे ऑफ लाइफ था, एक जीने का ढंग था। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन थी। फॉर्मल एजुकेशन जो हमारी जो गुरुजी बैठ के पढ़ाते थे, इनफॉर्मल जो हम आजकल बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कैसे उठना बैठना है, मैनर्स, उनको कैसे टेबल मैनर्स, वॉकिंग मैनर्स, उनको कैसे बात करनी है ना। तो ये सब चीज़ें जो इनफॉर्मल है। इंडिजिनस एजुकेशन दी जाती थी है ना। इंडिजिनस माने जो आपके घरेलू चीज़ें, वो एजुकेशन होम में, टेम्पल में, पाठशाला में, टोल्स पे है ना, गुरुकुल्स में। यहाँ पर यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों को गाइड करते थे, टेम्पल सेंटर ऑफ लर्निंग होते थे, स्टूडेंट विहार और यूनिवर्सिटीज जाते थे। टीचिंग वाज डन अलोन ओरली, बस 100 ऑफ स्टूडेंट लर्न, गुरुकुल में इकट्ठे बहुत 100 बच्चे पढ़ते थे। और वुमन को भी इनमें था, अब उसमें कुछ औरतों के नाम हम याद कर लेंगे, मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, इनके नाम हम याद कर लेंगे। और गुरुकुल और शिष्य इकट्ठे रहते थे और वो लर्निंग करते थे, डिसिप्लिन रहे। तभी तो जब गुरु शिष्य इकट्ठे रहते थे तो बच्चे उनका सारा काम करते थे, और गुरु जो थे वो उनको इनडायरेक्ट
जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी वो संग संग दिया करते थे। एम्फेसिस ऑफ गुरुकुल सिस्टम था, केवल यही नहीं, इनर केवल आउटर चीजें ही नहीं, डायमेंशन नहीं सिखाते थे, बल्कि इनर पे भी सिखाते थे। तो ये हमारा वे ऑफ लाइफ था बच्चों। फिर आता है पार्ट 2, इसमें एंशिएंट एजुकेशन जो थी हमारी, ये बहुत फ्लरिश हुई, बहुत आगे बढ़ी। इसमें मोनेस्ट्री विहार भी होने लगे बाद में। बुद्धिस्ट लोगों के मोनेस्ट्रीज होती हैं, उनके मंक्स होते हैं, विहार्स होते हैं और नन्स। आज भी ये है, आप जाइए उधर कुर्ग तरफ तो आपको बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज मिलेंगी और हिल स्टेशंस पे भी आपको मोनेस्ट्रीज मिल जाएंगी आज भी। वहाँ पर भी मेडिटेशन, डिबेट करना, डिस्कस करना, ये सब सिखाया जाता था। आज भी जो है, जो एजुकेशनल सेंटर डेवलप हो गए थे, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल आते थे। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन देशों से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। और आपको मालूम होना चाहिए किंग्स और सोसाइटी बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लेती थी इसमें, एजुकेशन को प्रमोट करने में। ये हमको कैसे पता है? ये जातका टेल्स में लिखा हुआ है, जहाँ पर जुएनसांग और आई क्विंग आए थे, चाइनीज स्कॉलर, उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन देशों से लोग आए थे और इनके कौन कौन लोग थे, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है विहार और यूनिवर्सिटीज। विहार और यूनिवर्सिटीज, मेनी यूनिवर्सिटीज डेवलप इन कनेक्शन विद द विहार्स, of which most notable ones are तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतापुरी और जगद्दला। या बहुत फेमस वहाँ की आपको मालूम होना चाहिए यूनिवर्सिटीज, जिसमें तक्षशिला, नालंदा का नाम तो बहुत ही है और आपको ये भी आगे इनके बारे में डिटेल भी बताऊंगी थोड़ा सा। Those at बनारस, नवद्वीप, कांची डेवलप इन कनेक्शन विद टेम्पल्स और बिकेम सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ। और ये जो बनारस में आज भी BHU जो है वो वहाँ का सेंटर ऑफ लर्निंग है। फिर दीज इंस्टीट्यूशन कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ एडवांस लेवल स्टूडेंट्स, है ना, एडवांस लेवल जो हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं, स्कूल नहीं, कॉलेज लेवल जिसको हम यूनिवर्सिटी लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बताया ओरल था सब कुछ, म्यूचुअल डिस्कशन, डिबेट्स हुआ करते थे रिनाउंड स्कॉलर्स के साथ जो उनकी नॉलेज को बढ़ाते थे। स्कॉलर्स ऑफ वेरियस विहार यूनिवर्सिटीज ओकेजनली संबंध, राजा भी कभी कभी बुला के विहार और यूनिवर्सिटी से टीचर्स को, उनके स्टूडेंट्स को बुला के डिबेट कराता था और ये सब बहुत होता था विक्रमादित्य के समय में। आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगी, बहुत सारी कहानियां होती है कि जिसमें वो राजा बुलाता था सबको और वहाँ पे डिबेट होते थे और शास्त्रार्थ होते थे, है ना। कालिदास की स्टोरी आपने पढ़ी होगी जिसमें शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से उसने किया था। तो इस टाइप से ये बिल्कुल सत्य बातें हैं, ये कुछ भी झूठ नहीं है इनमें। और ये देखिए तक्षशिला, जो आज टैक्सला भी इसको बोलते हैं, तक्षशिला जो सबसे एंशिएंट इंडियन सिटी थी, नाउ वेस्टर्न पाकिस्तान में है ना। इसमें कहते हैं कि चाणक्य था यहाँ पर, जिसने यहाँ पर बैठ के अर्थशास्त्र लिखा था। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी, तो आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र। ठीक, तो इसको आप नाम नोट कर लेंगे, अर्थशास्त्र। इसके अलावा ये बहुत नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग था। ये सारे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे और 5th सेंचुरी में, जब तक इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तब तक ये चला। 5th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया इस यूनिवर्सिटी को। अब आप आते हैं हायर एजुकेशन में। तो करिकुलम जो था इसमें सब कुछ था, फिर से वही बात है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाते थे हाई लेवल पे। देखो, एंशियंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस और 18 शिल्प आर्ट, ये 18 तरह की कलाएं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि कितनी महान हमारा जो हेरिटेज रहा है हमारा देश। इट बिकेम फेमस, टीचर्स इतने एक्सपर्ट थे। और फिर आप आगे पढ़िए, देखिए द नोटेबल पीपल, नोटेबल स्टूडेंट कौन कौन थे वहाँ के। पाणिनि वहाँ का था, लेजेंडरी ग्रामर जिसने अष्टाध्यायी लिखी। फिर से आप ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेंगे कि पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी, अष्टाध्यायी, ये पूछा जा सकता है। जीविका, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियंस जीविका थे। और चाणक्य, जिसने वहाँ पे बैठ के अपनी वो किताब लिखी है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता था उनको, कौटिल्य। और इसके अलावा स्टूडेंट्स काशी, कोसला, मगध, अब इन सब के नाम बदल गए हैं लेकिन उस समय के ये नाम है। और ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है बच्चों, जो ऐतिहासिक और जो इन चीज़ों को जिनकी रख रखाव रखती है गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है, इनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है और इनको मेंटेन रखता है। तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कवर किया 1980 में। और ये आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघहैम ही थे जिन्होंने इसके जो रूइंस थे, इसकी जो पूरे खंडर हो गया था ये, इसको मिड 19th सेंचुरी में ढूंढा और हम लोग को ये जानकारी दी कि हमारा देश इतना वैभवशाली था। तो बच्चों ये टैक्सला के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, आप इसमें से 4-5 पॉइंट भी याद कर लीजिए अच्छे से। इसके कौन कौन पीपल्स थे, कहाँ कब बना, कब डिस्ट्रॉय हुआ, कहाँ पर स्थित था, है ना। तो आपका इसमें बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। फिर आता है रोल ऑफ टीचर।
आज की तरह ही टीचर को नहीं था। आज जैसे टीचर को कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी मैंने फुल पावर्स नहीं है। जैसे बच्चों को मारना पीटना और बच्चों को डांटना, बच्चों को किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकते आज। उस समय ये था कि बच्चा गुरु के संग ही रहता था, तो पूरा टीचर के ऊपर डिपेंड होता था बच्चे को वो। इसीलिए उस समय के बच्चे अपने गुरुओं की बहुत इज्जत सम्मान किया करते थे। द कोर्स कंक्लूडेड व्हेन द टीचर, और ये कोर्स का अंत एग्जाम नहीं होता था कोई कि पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, पास हो गए, नहीं। जब तक टीचर सेटिस्फाई नहीं होता था कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तब तक बच्चे को पास नहीं माना जाता था, मतलब वो उसको खत्म नहीं होता था उसकी पढ़ाई। और टीचर्स जो थे वो अपने स्टूडेंट्स को पसंद करते थे, उनको पढ़ाते थे, और वो बच्चे भी बहुत मन लगा के पढ़ते थे। डिबेट डिस्कशन वहाँ प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग था, और टीचर्स को जो उनके एडवांस लेवल स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो हेल्प किया करते थे। अब आती है बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ लर्निंग है 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। इसमें नालंदा वाज आल्सो कॉल्ड नाला व्हेन ज़ुएनसैंग विजिटेड। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ुएनसैंग कब आए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो आपको ये बताना पड़ सकता है बच्चों की नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे, है ना। और ये सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर था। ये भी अपने टक्सिला की तरह अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था। चाइनीज स्कॉलर कौन कौन आए बच्चों, इनके नाम जरूर अपने दिमाग में रखिए। आई क्विंग ज़ुएंगसुआंग विजिटेड नाला इन 7th सेंचुरी। और ज़ुएंगसर जब आया यहाँ पर विजिट करने, और वो खुद ही यहाँ का स्टूडेंट बन गया, योग शास्त्र उसने वहाँ पे सीखा। तो बच्चे एक कहानी की तरह है ये चीज़ें, हिस्ट्री है हमारी, और हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश के हैं। इन देयर अकाउंट दे हैव नोटेड 100 डिस्कोर्सेज होते थे, है ना, हैपेंड ऑन अ डेली बेसिस इन वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन थ्रू द मेथड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस। देखिए पूरा डिबेट डिस्कशन के थ्रू पढ़ाई होती थी। 100 से ज़्यादा डिस्कोर्सेज एक समय में हुआ करते थे वेरियस डिसिप्लिन्स में। और जो चांसलर ऑफ नालंदा कौन थे, शिल्पभद्रा वहाँ के वो चांसलर थे, इनका नाम आप याद कर लीजिए, शिलाबंद्रा, है ना। ये हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थे योगा के, और जो कोर्सेज थे यहाँ पे ऑफर किए जाते थे ये पूरे नॉलेज दिया करते थे। स्टूडेंट्स इसमें वेद पढ़ते थे, और फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स। देखो केवल हमारा एक ही नहीं था कि वेद, लोग कहते हैं कि धर्म से जुड़े, धर्म नहीं, वेद में हमारी सारी शिक्षा है, सारी चीज़ें हैं, है ना। और इसमें फाइन आर्ट्स, इसके अलावा मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध भी सिखाया जाता था, क्योंकि उस समय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। आज ये आपको पता होना चाहिए कि राजगीर बिहार में है ये। नालंदा वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, इसको यूनेस्को ने डिस्क्लोज किया है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये नालंदा, है ना। और न्यू नालंदा, और आज भी इसको इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों ये आपका हो गया। अब आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, आप इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी रोल ऑफ कम्युनिटी क्या था, समाज का क्या रोल होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है समाज का रोल, क्योंकि शिक्षा में समाज का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हीं के तो बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो फ्री एजुकेशन थी सबसे पहली बात, देखो कोई फीस नहीं थी, कोई चक्कर नहीं था फीस का। और कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का था कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन, जो जितने अमीर लोग हुआ करते थे समाज के, वो सब डोनेशन के थ्रू, यानी कि बस केवल आपको दान देना है। तो कंट्रीब्यूशन कौन करता था, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट रिच मर्चेंट, जो बड़े अमीर व्यापारी हुआ थे। वेल्दी पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स बहुत अमीर थे वो देते थे। समाज, तो उसी में गरीब के बच्चे भी पढ़ लिया करते थे। फ्री एजुकेशन थी। यूनिवर्सिटीज़ को गिफ्ट मिलते थे, बिल्डिंग और हैंडलैंड, जैसे हमारा नवोदय हमेशा लैंड फ्री मिलता है, कभी भी हमें इसकी कीमत नहीं देनी पड़ती। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसीव्ड गिफ्ट्स थे इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग या लैंड्स मिलते थे। साउथ इंडिया में अग्रहारास थे, वो सेंटर ऑफ लर्निंग थे। और टीचिंग एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन जैसे घाटिका और ब्रह्मपुरी वर ऑल्सो प्रेजेंट, दे वर मेंटेन बाय जनरल। तो जाने कि सब मेंटेनेंस कैसे होती थी, डोनेशन से। टेम्पल, मठ, जैन, बासदीज, बुद्धिस्ट विहार ऑल्सो एग्जिस्टेड, ये भी सब सोर्सेज ऑफ लर्निंग थे। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय टेम्पल ही नहीं थे, मठ भी थे, जैन भी थे, बासदी। और बाद में तो मिडीवल में अपने ये मुस्लिम्स आए हैं, उसके पहले मुस्लिम्स नहीं थे। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम जब आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मक्तबाज और मदरसाज बिकेम पार्ट ऑफ एजुकेशन इन मिडीवल पीरियड, वहाँ से ये शुरू हुआ। और इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिश इन प्री कॉलोनियल पीरियड, है ना। और जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल थी, रिलीजियस धार्मिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, दो चीज़ों पे हमारे हमेशा जोर दिया गया कि एजुकेशन जो थी, और टॉल्स इन बंगला, पाठशाला इन वेस्ट एंड, और छात्रस्पर्दिस इन बिहार, और सिमिलर स्कूल एग्जिस्टेड। तो ये डिफरेंट में कौन कौन के नाम से थे, आप एक बार उनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए कि टॉल्स इन बंगाल में टॉल्स के नाम थे, पाठशाला वेस्टर्न इंडिया में, और छात्रस्पर्दिस इन बिहार में। तो ये थे। और लोकल रिसोर्सेज डोनेशंस के थ्रू सपोर्ट होता था। रेफरेंसेस इसके टेक्स्ट और मेमोज में मिलते हैं, हमको सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। बच्चों अगर ये टैक्सला और
अपनी नालंदा को जलाया ना जाता, अगर इनको रुइन ना किया जाता, तो आज शायद इंडिया का कल्चर जो आज इतना फेमस है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता और हम वर्ल्ड में सबसे आगे ही होते। तो ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था। बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर पढ़ के। आप इसमें से फिर से एक बार देख सकते हैं कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थी, हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को थी, और इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करती थी। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स, मतलब फिजिकल माने शारीरिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक यानी दिमाग से रिलेटेड, स्पिरिचुअल आत्मा से रिलेटेड, आर्टिस्टिक कला से रिलेटेड। तो ये 4 ही एस्पेक्ट होते हैं जिनको अगर हम डेवलप कर लें बच्चे में, तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में तो बच्चा टैलेंटेड होता ही है। हर बच्चे के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है और वो अपना बहुत अच्छा कर सकता है। प्रेजेंट डे एजुकेशन को हमारे पुराने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से लर्न करना चाहिए। इसमें जो द स्ट्रेस इज बीइंग लेड कि on connecting learning to the world outside the school, connecting the ancient and traditional knowledge with contemporary learning. The process of learning itself aims to be learner centered to cater to the needs of the learners holistically. तो बच्चों, अगर कोई पैराग्राफ राइटिंग भी आ जाती है एजुकेशन के ऊपर या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर या प्रेजेंट एजुकेशन पे, तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं कि हमारी जो एंशिएंट था वो कितना महान था और हम उनसे कितना कुछ लर्न कर सकते हैं जो हमारे के लिए बहुत होगा। तो बच्चों, आपको हो सकता है ये लेसन अब आसान लगे, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें से जरूर क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट, लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल भी आ सकते हैं एक्सट्रैक्ट बेस पे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? डू कमेंट, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए ताकि मैं अपने को और अच्छा कर सकूं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।